नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन बताया था, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन थे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईटी सेकेंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पार्ट 2। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 16 से बताए जाएंगे, जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो भी छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाइएगा, जो कि क्वेश्चन बैंक यहाँ पर आपको बताया जा रहा है किस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि अंगूठी के आकार का एक धात्विक टुकड़ा गर्म किया जाता है, यदि धातु में विस्तार हो तो मतलब विस्तार का मतलब इसमें फैलाव आप कह सकते हैं। तो अंगूठी का छिद्र क्या होगा, उस समय बढ़ेगा या संकुचित होगा, या अंगूठी की चौड़ाई के अनुसार विस्तृत या संकुचित होगा। और डी ऑप्शन दिया गया है, विस्तार गुणांक के मान के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। उस समय क्या होगा, देखिए कोई भी यदि अंगूठी है उसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो ऊपरी पे आप भाग पे आप जोड़ देंगे, तो इसका जो यहाँ पर फैलाव होगा, फैलाव मतलब आप प्रसार कह सकते हैं। और यहाँ पर जब प्रसार होगा तो बीच में जो छिद्र है उसका जो यहाँ पर आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और इसमें आपका जो सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी ठोस लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, मतलब किस चीज में वृद्धि होगी, आयतन में वृद्धि होगी, या क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, या त्रिज्या में वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आयतन में वृद्धि होगी। ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बर्फ के दो टुकड़ों को दबाने पर एक टुकड़ा बन जाता है, क्योंकि इसका रीजन क्या होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ता है। बी ऑप्शन, दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। सी ऑप्शन, वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित होती है। डी ऑप्शन, वायुमंडल से ऊष्मा निष्कासित होती है। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दाब बढ़ने पर गलनांक घटता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है, जो कि यहाँ पर पैमाना आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा जूम मैं आपको कर देता हूँ, देखिए क्लियर दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल्सियस तथा फारेनहाइट पैमाने में संबंध होता है। तो ये सूत्र है और ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए इसका जो सूत्र होता है साथियों, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको बी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर सेल्सियस बराबर यहाँ पर 5/9 फ़ारेनहाइट और माइनस यहाँ पर 32 दिया गया है। या आपको ऐसे भी सूत्र दे दिया जाता है, C/5 बराबर F-32/9, ऐसे भी आपको यहाँ पर सूत्र दे दिया जाता है। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, पक्षांतर किया गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही देखने को मिलता है साथियों, वो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 हो गया, 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं कहा जाता है। हिमांक बिंदु, या क्वथनांक बिंदु, या क्रांतिक बिंदु, या त्रिक बिंदु। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहते हैं, उस चीज को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो किस अवस्था में रहते हैं, वो त्रिक बिंदु के अंतर्गत आता है। तो इसको हम बोलते हैं त्रिक बिंदु। और ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ठंडे देशों में झील के पानी के जम जाने पर भी मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि झील के पानी की जो जमी हुई जो सतह होती है, उसके नीचे जो पानी होती है वो द्रव के रूप में होती है, मतलब कि 4 अंश सेल्सियस पर रहता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि लंबाई L व 2L तथा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा व 2 अल्फा वाली छड़ों को परस्पर सिरे से सिरा जोड़कर रखा जाता है तो संयुक्त छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ पर 5/3 अल्फा आपका आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा जा रहा है कि तांबे की एक आयताकार प्लेट में एक गोल छिद्र कर दिया जाता है। प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार वही रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, मतलब सस्पेंस रहेगा। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ेगा। क्या होगा साथियों, प्लेट को गर्म करने पर जो छिद्र का आकार होगा वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या होता है इसको लाने का, इसका प्रयोग हम करते हैं इस किस लिए। तो ए ऑप्शन दिया गया जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है इसलिए, या बी ऑप्शन दिया गया कि यह निम्न ताप पर उपलब्ध है इसलिए, या सी ऑप्शन दिया गया कि यह निम्न घनत्व पर होता है, और डी ऑप्शन दिया गया यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो धारिता उसकी उच्च होती है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वह कौन सा तापमान है जिसके लिए सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट थर्मामीटर बराबर मान प्रदर्शित करेगा। देखिए ऐसे यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप -40 इस तरह आपको जानकारी होगा तो कह सकते हैं, लेकिन यदि लगाकर आपको दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आप सूत्र को याद रखेगा तब आप इसको लगा पाएंगे। जैसे कि इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F-32 ये आपका होता है 9। मैं इसको दूसरे कलर में कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सूत्र पहले आप देख लीजिए। ये सूत्र होता है, अब आपको करना क्या है, आप इसको सेल्सियस और आपको फ़ारेनहाइट के यहाँ पर आपको ऐसा करना है कि इसका मान जो है यहाँ पर एक समान आए। तो यहाँ पर जो C दिया गया और यहाँ पर F दिया गया है, दोनों को आप x मान लीजिए। तो दोनों को जब आप x मान लेंगे साथियों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर C और F की जगह x हो जाएगा। तब यहाँ पर न यहाँ पर गुणा आप करेंगे, तिर्यक गुणा, तो ये आपका 9x हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका 9x हो जाएगा और इससे आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 कोष्ठ में आपका F-32 हो जाएगा। F-32 ये आपका हो गया। तो ये 9x बराबर 5 और यहाँ पर F-32 हो गया। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर ये F यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन इसको x हमने मान रखा है, तो F की जगह हम x ही मानेंगे। तो यहाँ पर x मानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 9x बराबर 5 और कोष्ठ में X-32 हो गया। अब हमको क्या करना है साथियों, आगे यहाँ पर आपको लगा कर दिखाते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा। 9x बराबर आया था 5 कोष्ठ में X-32। अब इसको देखिए, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर X-32, इसको भी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपका जो आ जाएगा 9x बराबर, ये आपका आ जाएगा साथियों, इसको आप गुणा करेंगे तो ये आपका 5x हो जाएगा और यहाँ पर 32 बचे आपका कितना 160 हो जाता है, तो माइनस आपका 160 हो जाएगा। ये आपका हो गया, माइनस है तो माइनस हम रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 5x को इधर लाना है, तो हम क्या करेंगे 9x और यहाँ पर प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 5x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया -160, ये आपका इधर हो गया। अब देखिए 9x में से 5x आप निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4x बचेगा। अब यहाँ पर 4x बराबर -160 हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका आ गया 4x बराबर -160। अब आपको करना क्या है साथियों, x को यहाँ पर आपको बाहर निकालना है और इसको आप भाग देंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या आपका आ जाएगा, देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4x बराबर -160 आया था, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -160/4 आ जाएगा।
और आपको मालूम है 4 चौके 16 होता है, मतलब कि 40 चौके क्या हो जाएगा 160 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा साथियों ये 40 आ जाएगा और माइनस है तो हम माइनस यहाँ पर रखेंगे। तो -40 आपका आंसर आ जाएगा। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो मान आता है, ये बराबर आपका आता है 40 के। और यहाँ पर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 30 अंश सेल्सियस पर एक मेटल रॉड की लंबाई 100 सेंटीमीटर तथा 100 अंश सेल्सियस पर यहाँ पर दिया गया 100.14 सेमी है। देखिए प्रसार का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल थोड़ा-सा लंबा जाएगा, मैं आपको यहाँ पर इसका सूत्र बता देता हूँ, उस सूत्र पे आप लगाइएगा। रेखीय प्रसार का जो सूत्र होता है साथियों, रेखीय प्रसार गुणांक का, वो अल्फ़ा बराबर होता है डेल्टा L अपान L1 डेल्टा T बराबर L2 माइनस L1 अपान L1 पुष्ट में ये आपका T2 माइनस T1 हो जाता है। इसी सूत्र पे आप लगाइएगा, आपका मान इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या-क्या दे दिया गया है, आप इस तरह समझ जाएँगे। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30 अंश सेल्सियस पर एक मेटल रॉड की लंबाई, जो L का मान यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है? अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तथा 100 अंश सेल्सियस पर 100 अंश सेल्सियस पर 100.14 सेंटीमीटर है। ये आपका किसका लंबाई दे दिया? L2 का दे दिया। तो यहाँ पर L2 बराबर आप 100.14 लिखेंगे, ठीक है? 100.14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसे में आपको यहाँ पर पहले तापमान में अंतर भी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक में यहाँ पर 100 सेल्सियस दिया गया और दूसरे में आपका 30 सेल्सियस दिया गया है। तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपका तापमान में जो अंतर आ जाएगा डेल्टा टी, वो 100 माइनस आप 30 करेंगे तो 70 सेल्सियस आपका आ जाएगा। बस आपको मिल गया, आपको डेल्टा टी भी मिल गया, L1 और L2 भी मिल गया। अब आपको साथियों यहाँ पर निकालना क्या है? यहाँ पर आपको कुछ निकालना ये है T2 और T1 का मान। तो इसको आप आसानी से निकाल देंगे, मैंने आपको सूत्र बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और लगाकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका आंसर कितना आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि 100 अंश सेल्सियस तापमान वाली एक 50 ग्राम धातु को 30 अंश सेल्सियस तापमान वाले 100 ग्राम पानी में मिलाया जाता है। परिणामी तापमान 35 अंश सेल्सियस है तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है, ये भी आपका उसी सूत्र पे लगेगा। तो आपको यहाँ पर 100 एन सेल्सियस देखने को मिल रहा है और ये किसका मान दिया गया है? तापमान वाली एक। तो यहाँ पर टी का मान दिया गया है, ये किसका? T1 मान लीजिए, इसको T1 मान लीजिए। तो ये आपका दिया गया 100 अंश सेल्सियस। अब यहाँ पर धातु का भार की बात कर रहा है, तो तापमान वाली एक 50 ग्राम धातु का 50 ग्राम, यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, 50 ग्राम। तो ये धातु का भार है जिसको हम एमोन के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो ये आपका 50 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 100 ग्राम वाले मिलाया जाता है, तो परिणामी तापमान 35 सेल्सियस है। तो ये आपका परिणामी तापमान मतलब कि टी का मान जो हमारा मिल गया, वो 35 दे दिया गया। और यहाँ पर ऊपर मैंने आपको 30 अभी यहाँ पर दिखाया, जो कि ग्राम धातु को 30 अंश सेल्सियस तापमान पर। तो एक आपका T1 मान लीजिए और एक वो T2 मान लीजिए और इसी पर आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसका जो यहाँ पर धातु को गर्म करने के लिए जो ऊष्मा का जो यहाँ पर सूत्र होता है साथियों, वो M1S1 डेल्टा T1 बराबर MS2 S2 डेल्टा T2 इसका सूत्र होता है और इसी पे सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर कितना आया आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। ये भी सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि लाल गर्म मृदु स्टील की छड़ को पानी में डुबाया या डुबाने पर तापमान 900 फ़ारेनहाइट से 200 अंश सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है। तापमान की गिरावट ज्ञात कीजिए, जिसमें सेंटीग्रेड में भी ज्ञात करना है और फ़ारेनहाइट में भी ज्ञात करना है। तो ये भी आपका सवाल लंबा जाएगा, लेकिन मैंने आपको जो सूत्र बताया था C/5 बराबर F माइनस यहाँ पर आपको 32 बताया था बटे 9। इस पे आप सॉल्व कीजिएगा। पहले आप सेंटीग्रेड का मान निकालिएगा, सॉरी सेल्सियस का, और उसके बाद आप फ़ारेनहाइट का मान निकालिएगा, आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी आंसर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिखाइए देखते हैं यहाँ पर 29, जिसमें पूछा जा रहा है m बराबर
यहाँ पर 150 लीटर दे दिए गए और टी बराबर 20 सेल्सियस दिया गया है और यहाँ पर T2 बराबर 90 सेल्सियस दिया गया है। तो यहाँ पर यस के बराबर दे दिए गए 4.1। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है? किलो जूल में यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब क्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई सब कुछ यहाँ पर ऊपर क्रम वाइज लिख दिया गया। अब आपको ज़रूरत है एक सूत्र की, इसमें कौन-सा सूत्र हम इंडिकेट करेंगे। तो देखिए साथियों, इसमें आपका जो सूत्र लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्यू बराबर इसका सूत्र होता है एमएस कोष्ठ में T1 माइनस T2। अब इसको आपको करना क्या है? देखिए, सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको एमएस का मान यहाँ पर दे दिया गया है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको एमएस का मान देखने को मिलता है 150, T1 का मान 20 दे दिया गया है और T2 का मान 90 दे दिया गया और यस का मान दे दिया गया। बस आपको क्यू का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर सूत्र पर रखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एमएस का मान रखते हैं पहले 150, उसके बाद गुणे यहाँ पर हम T1 और T2 का भी मान रखेंगे। तो यहाँ पर एमएस का जो मान दिया गया है लीटर में दिया गया है। ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें आपसे एक चीज़ और भी यहाँ पर ऐड करके पूछ दिया गया जो कि एस का। तो एमएस यहाँ पर मैंने सूत्र में लिखा था, तो यहाँ पर एस भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पर दिया गया 0.1 दिया गया। अब क्वेश्चन में T1 और T2 का मान रखिए। तो यहाँ पर T1 का मान दे दिया गया है 20 और T2 का मान दे दिया गया 90। तो T2 माइनस T1 होता है, तो 90 माइनस आपका हो जाएगा साथियों 20। अब देखिए, इसको माइनस कीजिए कितना आता है? 70 आएगा और यहाँ पर साथियों 150 गुणे 4.1, 4.1 हो गया और ये आपका हो जाएगा गुणे 70। अब देखिए कितना आता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए केवल गुणा करना है, गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और यहाँ पर साथियों जब आप गुणा करेंगे तो आपको 4350 आपको शायद देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप गुणा करके देखिएगा, इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि 20 ग्राम बर्फ का तापक्रम यदि 0 अंश सेल्सियस है तो 100 ग्राम सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा आवश्यक होगी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाएगा। ठीक है? तो इसको आप सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका आंसर कितना आता है। और कोई भी कि क्वेश्चन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।